आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 PYQs जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। ये सेशन आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस सेट बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल संहिताज एकेडमी में, तो आप अगर उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने और 4 प्लेलिस्ट बना के रखी है जो कि जहाँ पर मैं डिटेल में टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सीटेड साइंस पेपर 2 के वो वहाँ पर दिया गया है। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, दूसरा प्लेलिस्ट है। तीसरे प्लेलिस्ट में मैंने इंग्लिश के पैसेज और पोएम कराए हुए हैं, और जो फोर्थ प्लेलिस्ट है वो है हिंदी के पैसेज और पोएम सॉल्व कराया हुआ है। तो आप जाकर मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पर जाकर आपको सभी प्लेलिस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी, और वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाल के रखे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपका पूरा प्रिपरेशन तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि ये जो चैनल में मैंने सीटेट का कंटेंट डालना अभी हाल फिलहाल ही स्टार्ट किया है मार्च के महीने से, बट ओवर द टाइम आपको जो भी सभी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट्स मिलने लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला कहा जा रहा है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस ओनली इन एनिमल्स। सो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उसको हमारी बॉडी से निकाल फेंकना, क्योंकि वो टॉक्सिक होती है हमारे बॉडी के लिए, वो हार्मफुल होती है। तो एक्सक्रीशन सिर्फ एनिमल्स में भी नहीं होता है, वो प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि जब प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। फिर जो एक्सेस वाटर है उसको इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिलीज करते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो एक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ही है। मतलब जो बॉडी से बाहर निकाल फेंकने को जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। बट हम यहाँ पर प्लांट जो रेस्पायर करते हैं वहाँ पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं और जो वाटर वेपर के फॉर्म में वो वाटर को निकाल फेंक रहे हैं, एक्सेस वाटर को, उसी को कंसिडर करेंगे। तो सिर्फ एनिमल्स में एक्सक्रीशन नहीं होता है, प्लांट्स में भी होता है। The amount of oxygen released by plants during photosynthesis is same as that of taken in during respiration. So कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में जितना ऑक्सीजन बनाती है प्लांट उतना ही वो खर्च कर लेती है रेस्पिरेशन में। तो ऐसा कुछ हमने अपने बुक में पढ़ा नहीं है, बट अगर आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इक्वेशन को देखेंगे तो वहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है या फिर रिलीज होता है। तो उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो सही तो जा रहा है, बट हमने टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। सो वी हैव टू स्टिक टू NCERT टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो स्टिक टू द आंसर की। तो द थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कहा गया है प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली। तो ये बात गलत है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जहाँ पर जो फ्लावर है वो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जो स्टेमन है वहाँ पर जो एंथर है वहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो उसमें मेल गैमेट होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पिस्टल है, पिस्टल में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, वहाँ पर फीमेल गैमेट बनती है। सो सिर्फ प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसा नहीं है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब यहाँ पर जो बात है सीटेड आंसर की में ऑप्शन नंबर 4 को सही आंसर बताया गया है, बट जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ये सेंटेंस गड़बड़ है। क्या कहा गया है देखिए, प्लांट्स रिमूव वाटर एज वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमको क्या लग रहा है कि जो प्लांट है वो पानी को रिमूव करती है अपने बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो गलत दिया गया है। एक्चुअली उन्होंने क्या मीन किया था कि प्लांट जो रिमूव करती है, जो चीज़ों को रिमूव करते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या है, जो एक्सेस वाटर है उसको वाटर वेपर के फॉर्म में वो एक्सक्रीट करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वो रिलीज करते हैं, क्योंकि वो एरोबिकली रेस्पायर जब करते हैं तो हमको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है ना, तो वो निकाल देते हैं। तो वो एक वेस्ट की तरह अपने बॉडी से निकाल फेंकते हैं। तो इसको ठीक तरीके से लिखा नहीं गया था। तो उस हिसाब से ये जो फोर्थ ऑप्शन है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि जो प्लांट है वो एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, अपनी बॉडी से निकाल फेंकते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन के दौरान बनी है उसको भी वो निकाल फेंकते हैं थ्रू स्टोमाटा, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको निकाल फेंकते हैं। तो उस हिसाब से जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है विच अमंग्स द फॉलोइंग फ्यूल्स इज बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस।
मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए कौन सा फ्यूल जो है वो बेस्ट होगा। सो ए बी सी डी ई करके हमको फ्यूल बताए गए हैं, उनका स्टेट बताया गया है, उनका इग्निशन टेम्परेचर बताया गया है और कैलोरीफिक वैल्यू हमको बताया गया है। तो हम क्या जानते हैं कि डोमेस्टिक फ्यूल्स जो होते हैं बेस्ट क्या है, वो लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है, उनका इग्निशन टेम्परेचर ना कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, तो मॉडरेट रहे, और उनका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पर केजी ऑफ फ्यूल हमको ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। सो उस हिसाब से जो फ्यूल बेस्ट सूटेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस है वो है ई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, बट इस सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। शमा ऑब्जर्व्स दैट लीव्स ऑफ रोज प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या, पत्तियों में जो वेन्स होती है वो ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब जालीदार पैटर्न बनाती है, ठीक है। तो शमा ने क्या देखा कि जो रोज प्लांट की पत्तियां हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। शी कंक्लूड्स दैट रोज प्लांट हैज टैप रूट। तो उसने लीफ की वेनेशन को देख के बता दिया कि रोज प्लांट का जो रूट होगा उसका टाइप क्या होगा, वो टैप रूट होगा। हर कंक्लूजन इज, सो उसने जो कंक्लूड किया क्या वो सही है, गलत है, या कुछ बताया नहीं जा सकता इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या फिर वेरिफिकेशन की या कंफर्मेशन की जरूरत है, मतलब उसका उस पौधे को हम मिट्टी से निकाल कर देखें कि क्या रूट है। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी पौधे की लीफ में अगर रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उसमें जो रूट टाइप होता है वो होता है टैप रूट, और अगर किसी प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है तो रूट टाइप क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है। तो शमा ने जो ऑब्जर्व किया और जो कंक्लूड किया वो क्या है, वो सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। सो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए वाला कह रहा है इट टेक्स प्लेस ओनली इन गैसेस, तो ये बात गलत है। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है, और फ्लूइड्स में कौन कौन आता है, फ्लूइड्स में गैसेस भी आती है एंड लिक्विड्स भी आती है। हीट फ्लोस इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हीट का फ्लो सिर्फ ऊपर की ओर ही होता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट एसेंशियल, ये बात सही है, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता है, जो मीडिया है उसी के जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद मूव करते हैं, तो फिजिकल जो कॉन्टैक्ट है उसकी जरूरत नहीं है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो ऐसा कन्वेक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर कन्वेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो कि है ओनली सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली सी, ठीक है, केवल सी। आगे बढ़ेंगे तो 15th नंबर क्वेश्चन में, मतलब 5th क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है टू आइडेंटिकल स्नेक्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन द ग्राउंड। सो हमारे पास एक जैसे दिखने वाले दो सांप है जिनको हमने ए और बी नाम दिया है। ए इज मूविंग बाय मेकिंग ब्रॉड लूप्स, ए क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा ब्रॉड लूप्स बना रहा है, वाइल बी इज मूविंग बाय मेकिंग नैरो लूप्स, और जो बी है वो नैरो लूप्स बनाकर मूव कर रही है। विच वन इज मूविंग फास्टर, तो कौन ज्यादा जल्दी या ज्यादा तेज मूव कर रहा है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ लूप्स जिसमें ज्यादा होगा वही फास्टर मूव करेगा, ठीक है। तो उसमें मूवमेंट फास्टर होगी, क्योंकि जो लूप्स होते हैं वही उसको एक पुश देते हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए। अब आप एक चीज देखिए, दोनों जो सांप है दोनों आइडेंटिकल है, मतलब उनकी जो लेंथ है, सपोज ये ए है और ये बी है, दोनों की ही लेंथ सेम है। अब ए क्या कर रहा है, ए बड़े बड़े लूप्स बना रहा है ऐसे, तो सपोज उसके दो लूप्स में ही खत्म हो गया, उसका जो लेंथ है वो कवर हो गया। और बी क्या कर रहा है, वो नैरो लूप्स बना रहा है, वो छोटे छोटे लूप्स बना रहा है। तो देखिए उसके 4 लूप्स बने अपने बॉडी की लेंथ के बराबर। सो किसमें ज्यादा लूप बना, बी, क्योंकि नैरो लूप्स बना रहा है तो उसमें ज्यादा लूप बन रहे हैं, और जितना ज्यादा लूप बनेगा उतना ही उसको पुश मिलेगा आगे बढ़ने का, तो उसकी जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी। तो यहाँ पर कौन ज्यादा फास्टर वे में आगे मूव कर रहा है, तो वो होगा स्नेक बी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स acquires a charge opposite to that of a charged object 1.
सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है x जो कि क्या है, वो है अनचार्ज्ड, और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो कि है y, ये चार्ज्ड है। अब देखा गया कि जो x है वो y का जो चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज को वो एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हो सकती है? तो आप क्या जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सपोज आपके पास है यहाँ पर एक सिल्क क्लॉथ है आपके पास, और आपके पास एक कांच का रॉड है, ग्लास रॉड है। तो जब हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं, हाँ मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर उसको घिस रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। सो इसके चलते क्या होता है, ग्लास रॉड क्या करता है, सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिस वजह से जो सिल्क क्लॉथ है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सिल्क क्लॉथ थी उसमें एक चार्ज आ गया है, और यहाँ पर जो ग्लास रॉड है उसमें ऑपोजिट चार्ज आ गया है, तो फ्रिक्शन से ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है y जो कि चार्ज है, सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, और मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि x है जो कि अनचार्ज है। अब जैसे ही मैं x को करीब लाऊंगी, करीब लाने से क्या होगा, मतलब टच नहीं कराऊंगी, सिर्फ करीब लाऊंगी, तो मैं यहाँ पर x को इसके करीब लाई, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। क्यों एक्वायर करेगा, इंडक्शन के चलते। इंडक्शन में हमको जो चार्ज्ड बॉडी है उसके कांटेक्ट में अनचार्ज्ड बॉडी को लाने की जरूरत नहीं है, दूर, थोड़ा दूर ही रखते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया था कि जो x है वो ऑपोजिट चार्ज एक्वायर कर रहा है जो कि y एक ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो सकता है, या तो फ्रिक्शन या फिर इंडक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। सो ए और बी हमको दो स्टेटमेंट दी गई है। सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम, मतलब जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी पतली और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, ये बात तो सही है। बी में कहा गया है स्टोमाटा इन फ्लोटिंग प्लांट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि ऐसे पौधे जो पानी के ऊपर तैरते हैं तो उनकी पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है वो लीफ के अपर सरफेस में पाई जाती है, ये बात भी सही है, क्योंकि लोअर सरफेस तो पानी के कांटेक्ट में है, तो वहां पे उनके स्टोमाटा का होना और ना होना ना के बराबर है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, जहां पर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। सो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होती है उनमें स्टोमाटा, मतलब उनकी पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है वो अपर सरफेस में होता है, बट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब लैंड पर ग्रो करने वाले जितने भी पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उनके लोअर सरफेस में ये स्टोमाटा होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही सही है, तो जो थर्ड ऑप्शन बोथ आर ट्रू इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, दोनों सत्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है एयर फ्रिक्शन, यानी कि जिसको हम ड्रैग भी कहते हैं, ड्रैग एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। सो हम क्या जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सपोज कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस ओर है, इस ओर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर एक्ट करेगा, उसकी उल्टी दिशा में, तो ये ड्रैग है, ठीक है, और ये नीचे गिर रहा है, तो ये जो नीचे की ओर जो फोर्स है वो क्या होता है, वो होता है ग्रेविटी। तो जो ड्रैग या एयर फ्रिक्शन है वो किस ओर एक्ट करेगी, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरुत्व के विपरीत जो वायु घर्षण है वो एक्ट करेगा। तो ये रहा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो स्ट्रेट लाइन हमको कब देती है, तो अगर हम ड्रॉ करें, सो ये x है, ये y है, यहाँ पर d मतलब डिस्टेंस है और यहाँ पर t मतलब टाइम है, तो हमको दो ग्राफ्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं दो जगह पर होती है, ये x एक्सिस, ये y, यहाँ पर है d यानी डिस्टेंस और t टाइम। सो दो तरीके से स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक हो सकता है इस तरीके का स्ट्रेट लाइन, सो ये बताता है ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर जो दूसरा है वो ऐसा हो सकता है,
मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन कब देगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है, जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है। ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट हमको यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया गया है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन आए, तो ये वाला नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा? ए और बी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। आ चुके हैं हम सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको ये पता ही होगा कि कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको तो हमको कुछ दिमाग लगाने वाला कोई चीज़ है ही नहीं। आपने अगर कैलिडोस्कोप देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज के सेशन से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा, आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और अगर आप पहली बार इस एग्जाम को देने वाले हैं तो आप प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ पर आपकी लैकिंग है। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि आपको मेरे चैनल पर जो वीडियोस की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही सेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।